चांस ही नहीं था, जो चांस लिया उस पे 6 गया। तो ये क्वालिटी का आपको क्रिकेट खेलना पड़ेगा। और कल आप देखो, मजे की बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान वार्नर, इंडिया के वर्तमान कप्तान कोहली, वेस्ट इंडीज के कप्तान टेस्ट के और वर्तमान मतलब एक्स वनडे कप्तान जेसन होल्डर, ये चारों कप्तानों के बीच में संघर्ष चल रहा था। और कप्तानों के बीच का संघर्ष जो है वो कहाँ जाके थमा? केन विलियमसन पे। तो आप जितना, वो भी न्यूजीलैंड के कैप्टन है, वो भी न्यूजीलैंड के कप्तान है, वही बोला कप्तानों का संघर्ष चल रहा था कल। तो आखिर आप डिलीवर करोगे तो आप कप्तानी कहलाने के लायक रहोगे ना। आप उस लायक की कप्तानी कर ही नहीं रहो तो क्या फायदा? चेंज बहुत जरूरी है। और अब कुल मिलाकर 2 मुकाबले बचे हैं और ड्रीम्स 11 आईपीएल का ही सीजन अपने साथ कई यादगार चीजें छोड़कर जाएगा जो लंबे समय तक कहीं ना कहीं हमारे जैसे क्रिकेट प्रेमियों के जहन में रहेगी। लेकिन अब बात करते हैं कि दिवाली के पहले किस तरह की धन वर्षा उन टीमों पर होगी जो फाइनल मुकाबले में अपनी जगह बनाएगी, भले ही वो विजेता बने या उप विजेता बने। और उसके साथ साथ वो ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है और वो ऑरेंज या पर्पल कैप के हकदार हैं। तो ये सवाल हम सुखदेव सिंह मुम्मन सर से करते हैं क्योंकि आंकड़ों के जादूगर और आंकड़ों के जानकार हमारे साथ में यही है। सर, क्या कहेंगे किस टीम पर कितनी धन वर्षा हो सकती है दिवाली से ठीक पहले? कोविड के आने के कारण से बीसीसीआई ने खर्चा कम करने के जो पहल करी थी, उस पहल के हिसाब से उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जो भी आईपीएल चैंपियन होता है उसको 2019 में 20 करोड़ रुपए प्राइज मनी मिला था, उसको रिड्यूस करके 10 करोड़ कर दिया गया। उसी तरह से जो रनर्स अप थे उनको पिछले साल 12.5 करोड़ रुपए मिले थे, उसको उन्होंने कम करके 6 करोड़ 25 लाख कर दिया। और जो 2 लूजिंग क्वालिफायर्स हैं उनको पिछली बार जो है 8.75 करोड़ मिले थे, उसको 4.375 करोड़ कर दिया गया। और जो बाकी प्लेयर्स हैं जिन लोगों के लिए इनने सोचा था कि जो ऑरेंज कैप होल्डर हैं, पर्पल कैप होल्डर हैं, एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर हैं और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीरीज हैं, उन सब के लिए पिछले साल 10-10 लाख रुपए का प्राइस मनी था। इस साल उन्होंने अभी तक उसको डिसाइड नहीं किया है। ये सब करने के पीछे एक बीसीसीआई के सीनियर ऑफिशियल ने कमेंट्स किए थे कि जितनी भी फ्रेंचाइजिंग है वो एक अच्छी हेल्थ में है इन टर्म्स ऑफ मनी, कि उनको बहुत सारे स्पॉन्सरशिप मिलती हैं आईपीएल में, जिसके कारण से उनको पैसे की कमी नहीं फील होती है। पर ये जो प्राइज मनी है ये सारी बीसीसीआई को करनी होती है। और पैंडेमिक के कारण से क्योंकि मैचेस नहीं है और दर्शक नहीं आ रहे हैं तो बीसीसीआई को कहीं ना कहीं उन चीज़ों का लॉस हो रहा है। और इस चीज़ को प्रॉपर करने के लिए उन लोगों ने ऐसा डिसाइड किया था कि ये मैच की जो है जो प्राइज मनी है उनको ऐसे ऐसे कम कर दिया जाए। और ये जो चारों प्लेयर हैं और इसके बिना कुछ और प्राइजेस इन लोगों ने डिसाइड किए हुए हैं, उसका सिर्फ 10 तारीख शाम को जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसी में ही तय होगा कि कितनी राशि किस किस को मिलेगी। तो कितनी राशि किसको मिलेगी थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, लेकिन इतना भी कम नहीं हुआ है कि थोड़ी तकलीफ हो, क्योंकि ये कि ऐसे दौर में आईपीएल का सीजन हमारे सामने आया है जिसने कहीं ना कहीं कोविड-19 की जो नेगेटिविटी थी उसे दूर किया और हम सभी को शानदार क्रिकेट के माध्यम से न सिर्फ रोमांच प्रदान किया बल्कि एक सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी भी हमारे शरीर के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर इस खेल के माध्यम से पैदा हुई है। सर, क्या कहेंगे? वैसे ये दौर बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जब आईपीएल शुरू हुआ था तब इतना ज्यादा हम देख रहे हैं कि लय नहीं पकड़ पाया था, लेकिन अब जब अंतिम चरणों में हम देख रहे हैं कि लगभग सब जगह पर आईपीएल की चर्चाओं का दौर चल रहा है। सर, उसका सबसे बड़ा कारण है क्रिकेट का कीड़ा। क्रिकेट का ऐसा कीड़ा है जो हर आदमी को है, मतलब जिसने कभी बल्ला भी नहीं पकड़ा होगा लेकिन अरे कितने रन बनाए उसने, अरे ऐसे कैसे आउट हो गया, अरे क्या भैया शॉट खेला, जिसको कुछ नहीं मालूम क्रिकेट के बारे में, लेकिन वो बराबर आप पान की दुकान पे जाओ, कहीं भी चले जाओ, क्रिकेट की चर्चा होती जरूर है। हाँ, कोविड के वजह से जो है इस आईपीएल को दर्शक नहीं मिले, लेकिन जो दर्शक घर पे बैठे हैं वो घर पे तो एंजॉय कर रहे हैं ना उस चीज को। और एक बहुत अच्छा हुआ कि उस मैच के चक्कर में लोग घरों के अंदर तो बैठे हैं, नहीं तो अभी दीपावली के लिए तो लटुम पड़ा है लोग बाजार में, तो वो फैल नहीं है, तो कम से कम उस फैलाव को भी रोकने में हल्की सी मदद तो करी इसने आईपीएल ने, ये मानता हूं मैं। तो मदद तो खैर करता ही है खेल, क्योंकि इसकी विशेषता ही यही है। सर, अब बात कर लेते हैं उस खास मुकाबले की जिसके आधार पर तय होगा कि आखिर खिताबी मुकाबले में कौन सी 2 टीमें आपस में संघर्ष करती हुई दिखाई देगी। और कल ये फैसला हो जाएगा क्योंकि कल सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स की टीमें एक दूसरे के सामने फाइनल की जंग लड़ती हुई दिखाई देगी। वैसे सर, पल्ला भारी यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद का दिखाई देता है क्योंकि कहानी वही है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लगातार मुकाबले हारती आ रही थी, दिल्ली कैपिटल्स की भी कहानी वही है, लगातार हारती आ रही है टीम, मनोबल की कमी। और ये टीम ऐसी है
जो सबको ध्वस्त करती हुई आ रही है। यानी देखा जाए तो मुंबई इंडियंस को यदि कोई टीम चुनौती दे सकती है अपने मनोबल के आधार पर, तो वो क्षमता फिलहाल दिखाई दे रही है सनराइजर्स हैदराबाद। नहीं, बिल्कुल, देखिए जब से विद्यमन साहा और केन विलियमसन और आपके जेसन होल्डर आए हैं वापस, और बहुत बड़ी आयरनी रही है सनराइजर हैदराबाद के साथ में कि आपके टॉप ऑलराउंडर्स मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर हैं, वो इंजर्ड हुए। उसके बाद में भुवनेश्वर कुमार इंजर्ड हुए, वो नहीं खेल पाए। फिर विजय शंकर इंजर्ड हुआ और कल विद्यमन साहब इंजर्ड हुए, उसकी जगह उन्होंने दूसरा कीपर खिलाया। तो कहीं ना कहीं इतनी इंजरी हिट होने के बाद में भी टीम इतना अच्छा खेल के अगर क्वालिफाई करती है और अभी लिटरली वर्चुअल सेमीफाइनल में पहुंच गई है, तो दोनों टीमों में जैसे आपने कहा, मुझे डिफरेंस वही लगता है कि एक टीम पिछले 6 मैचेस में से एक बिल्कुल मार्जिनल से जीत के क्वालिफाई कर आई है, 5 मैच हारी है उसमें से, और एक टीम ऐसी है जो करो या मरो के सेशन में 4 मैच लगातार जीत के आई है। पहले 3 जीते तो क्वालिफाई किए और कल जीते तो वर्चुअल सेमीफाइनल में गए हैं। सनराइज हैदराबाद एज ए टीम अगर हम देखें तो बहुत अच्छा खेल रही है। मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा ब्रिटल है, वीक है मुझे लगता है, और 6 बॉलिंग ऑप्शन नहीं है उनके पास में। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी तरीके से अगर बात करेंगे हम कि इनके पास में अब विजय शंकर कल वापस आते हैं, वो लगभग फिट हैं, अगर वो आते हैं ऑलराउंडर मिलेगा, तो एक ऑलराउंडर मिलेगा। और ऑलराउंडर के साथ साथ देखिए 5 बॉलर से आपके पास में सिर्फ 5 बॉलर हैं जो बॉलिंग कर रहे हैं। 6 बॉलिंग ऑप्शन एक डे के ऊपर आपके पास रहने चाहिए कि एक बॉलर अगर आपका फेल करता है तो आप कम से कम एक बैकअप बॉलर आपके पास है। अगर विजय शंकर नहीं कल फिट हो पाते तो उनको अभिषेक शर्मा को खिलाना चाहिए प्रेम गर्ग की जगह पे, क्योंकि प्रेम गर्ग भी एक बैट्समैन है और बॉलिंग उनसे नहीं करवा रहे हैं, तो वो ऑल्दो बॉलिंग करते हैं, पर अभिषेक शर्मा उसके कंपैरिजन में बेटर बॉलर हैं और एक बॉलिंग ऑप्शन आपके पास में रहना चाहिए। और जहां तक हम दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली को कल कुछ चेंजेस करना जरूरी है। कि एक मुझे ऐसा लगता है कि अजिंक्य रहाणे कोई जगह पे उनको हैतमायर को वापस लाना चाहिए, अजिंक्य रहाणे को रेस्ट करना चाहिए, ताकि मिडिल ऑर्डर में आपके पास एक अच्छा बैट्समैन हो जो रन बना सकता हो। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि जो डैनियल सैम्स है उसकी जगह पे हर्षल पटेल को फिर वापस लाना चाहिए। तो क्या हो रहा है कि डैनियल्स को रन ज्यादा पड़ रहे हैं, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो बॉलर जिनके पास वेरिएशन ज्यादा है वो अबू धाबी की विकेट के ऊपर ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, जैसा कल हमने देखा है। और एक मुझे और मेरा मानना है कि मार्कस स्टोइनिस जो है थ्रू आउट द टूर्नामेंट एक अच्छी बैटिंग करते चले आ रहे हैं। पिछले मैच में उन्होंने 65 रन बनाए, तो उनको कहीं ना कहीं बैटिंग में प्रमोट करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि उनको श्रेयस अय्यर से पहले बैटिंग करानी चाहिए और ऋषभ पंत को जो है उसको श्रेयस अय्यर के बाद में ले जाना चाहिए, क्योंकि ऋषभ पंत कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं कर पा रहे हैं बैटिंग में। तो आप कम से कम पीछे रहें, उस समय आपके पास कम ओवर बचे हो बैटिंग करने के लिए, तो आके आपको मारना है। हो सकता है कि आप देखिए वो अच्छा हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, और जब कम बॉल खेलने को मिलेंगी तो आप अच्छे रन बना सकते हैं। और इस तरह से किसी तरीके से ये कॉम्बिनेशन चेंज करने से दिल्ली जो है वो फिर से वापस फाइट कर सकती है। टीम बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, बट अगर आपके पास मोमेंटम नहीं है और बार बार हारते चले आ रहे हैं तो आपके लिए मुश्किल होगा। नरेंद्र सर, दिल्ली सिर्फ शुरुआती दौर में हम देखेंगे इस सीजन के लीग मैच के जो शुरुआती पहला चरण था उसमें बढ़िया प्रदर्शन कर पाई, लेकिन उसके बाद से लय बरकरार नहीं रख पाई। और अब देखें तो भले ही यहाँ तक ये टीम पहुंच गई हो, लेकिन प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कितनी ज्यादा परेशानी खड़ी कर सकता है इस टीम के सामने, क्योंकि अब ऐसी टीम जिसके हौसले बुलंद है और जो लगभग सभी टीमों को हराने के बाद इस स्टेज पर पहुंची। तो आपको क्या लगता है कि अभी और परेशानी खड़ी होनी है इनके लिए? ये ऑलरेडी हैरान परेशान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक ये इनका बैटिंग ऑर्डर सेट नहीं कर पाया है। जैसे सर ने कहा कि स्टोइनिस एक ऐसा बैट्समैन है और उसने पिछले मैच में दिखाया भी, ऊपर उसको भेजा, प्रमोट किया तो बहुत अच्छा रन बना गया वो। तो आप उसका एक क्रम तो फिक्स करो, उसको कोई भरोसा ही नहीं है। 3 पे भेज दिया, 5 पे भेज दिया, 7 पे भेज दिया, तो स्टोइनिस की उपयोगिता क्या है? आप एक अच्छा बैट्समैन है, वो सब जानते हैं कि उसमें क्षमता है बहुत, लेकिन आप उसके साथ भी अगर खिलवाड़ करोगे, आप जैसे राणे को बाहर बिठा दिया, हेडमायर को लिया है, हेडमायर को बाहर बिठा दिया, फिर राणे को लिया है, फिर पहले ओपन में लिया है, फिर उसको 1 डाउन लिया है, तो ये ऐसे एक्सपेरिमेंट किसी काम के नहीं है। और जैसा सर ने कहा कि ऋषभ पंत जो है वो अभी भी टच में नहीं है पूरा, तो ऋषभ पंत को नीचे आने दो या फिर ऋषभ पंत को पहले भेज दो और फिर श्रेयस को नीचे आने दो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको तालमेल तो बिठाना पड़ेगा। और जब तक आप शफल नहीं करोगे, रीशफल नहीं करोगे बैटिंग को, तब तक ये इनका, मुझे नहीं लगता कि ये ट्रैक पे आएगी गाड़ी इनकी। और जहाँ तक इनका हैदराबाद का सवाल है, तो जैसा सर ने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि शाह फिर खेले, हो सकता शाह इंजोर्ड हो,
तो श्रीवसु गोस्वामी तो है ही उनकी जगह विकेट कीपर, तो विकेट कीपर उनके लिए समस्या नहीं है। बेरियस्टो भी है, खिलाते नहीं खिलाते बात की बात है, तो उनके पास सशक्त बैटिंग मौजूद है। सिर्फ Bench strength अच्छा है। एक बॉलर को लेके उनके यहाँ समस्या है ज़्यादा। तो अगर ये व्यवस्थित चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि हैदराबाद के लिए कोई समस्या खड़ी कर पाएंगे। मुझे सॉरी अभिषेक, मैं नरेंद्र जी के साथ में ऐड करना चाहूँ। मुझे एक चीज़ और लगती है कि जैसे पृथ्वी शॉ जो है वो बार बार फेल हो रहे हैं, और जो नई बॉल है वो 2 से 3 ओवर ही हिलती है। आपको स्विंग मिलता है वो 2 ओवर मैक्सिमम मिलता है, सबर नहीं हो रहा है सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके पास में आज की डेट में ऋषभ पंत बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, बट वो ठीक ठीक है, बैटिंग ठीक कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो पृथ्वी शॉ जैसा बहुत ही खराब खेल पा रहे हैं। तो उनको आप पृथ्वी शॉ की जगह ओपनिंग में ला सकते हैं और पृथ्वी शॉ को 1 डाउन ला सकते हैं, क्योंकि क्या होगा, जब तक वो आएंगे 2-3-4 बॉल ओवर होने के बाद में बॉल जो है स्विंग कम होती, जब बॉल स्विंग कम होगी तब बैट्समैन के लिए इजी होता है उसको स्ट्रोक करना, मारना या आगे बढ़ाना। एक अच्छा ऑप्शन इनके लिए ऐसा हो सकता है कि ऋषभ पंत को लाएं, बट नॉर्मली प्रेफरेंस जो हर कैप्टन की होती है वो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बैटिंग की होती है, क्योंकि ऑलरेडी शिखर धवन लेफ्ट हैंडर है और ऋषभ पंत भी लेफ्ट हैंडर है। लेकिन सर मुंबई ने ये प्रयोग सफल करके बताया है कि ईशान किशन और उनके साथ में क्विंटन डिकॉक दोनों उतरे और दोनों ने अच्छी पारी खेली। हाँ, बट फिर भी देखिए क्या होता है, एक बॉलर के लिए 2 डिफरेंट बॉलर बैट्समैन, एक राइट हैंडर और एक लेफ्ट हैंडर, दोनों को बॉलिंग करते वक्त कप्तान के लिए भी, क्योंकि आपको फील्ड भी चेंज करनी पड़ती है, और बॉलर के लिए आपको बार बार एंगल चेंज करना पड़ता है। जो आपका ऑफ स्टंप होता है वो लेग स्टंप हो जाता है, लेग स्टंप आपका ऑफ स्टंप हो जाता है, तो दोनों के लिए मुश्किल होती है। कहीं ना कहीं दिमाग में आपको चेंज लाना पड़ता है, आपको फील्डिंग चेंजेस लानी पड़ती है। उसका एक एडवांटेज मिलता है, जब बार बार लेंथ चेंज करते हैं आप एंगल चेंज करते हैं, तो आप सेटल नहीं हो पाते हैं एज ए बॉलर। एक बॉल आपको राइट हैंडर को डालना है, सेकंड बॉल आपको लेफ्ट हैंडर को डालना है, एक बड़ा एडवांटेज होता है अगर हम लॉन्ग टर्म में। हाँ देखिए, एक्सेप्शंस ऑलवेज होते हैं, जैसे आपने कहा ईशान किशन और क्विंटन डिकॉक ने अच्छी ओपनिंग पेयर पार्टनरशिप करी है रोहित शर्मा के इंजर्ड होने के बाद में। बट अगर आइडियल कॉम्पोजिशन की हम बात करें, अगर क्रिकेटिंग वर्ल्ड में बात करें कि आपका ओपनिंग पेयर कैसा होना चाहिए, तो उनमें से लोग ऐसा ही ज्यादातर एक्सपेक्ट करते हैं और सोचते हैं कि एक राइट हैंडर बैट्समैन होना चाहिए और एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन होना चाहिए। तो ये भी एक सही कंसेप्ट हो सकता है कहीं ना कहीं गेंदबाजों की लय को प्रभावित करने के लिए। लेकिन बात अब गेंदबाजी की निकली है तो दोनों टीम की ताकत और कमजोरियों पर बात कर लेते हैं। वैसे दोनों टीम की गेंदबाजी कमाल की है। इधर बात की जाए तो नोरतजे, उनके साथ साथ रबाडा और आर अश्विन, और बात की जाए सनराइजर्स हैदराबाद की तो यहाँ पर भी टी नटराजन बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। राशिद खान के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो अपने प्रदर्शन के आधार पर अपनी दशा और दिशा तय कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर गेंदबाजी भी कमाल की यहाँ पर दिखाई दे सकती है और अच्छा मुकाबला। सर क्या कहेंगे पहले आप दोनों की गेंदबाजी पर? मेरे हिसाब से तो हैदराबाद की गेंदबाजी ज्यादा मजबूत है। जहां तक सिर्फ राशिद के कारण, जहां तक फास्ट बॉलिंग का सवाल है तो नो डाउट दिल्ली कैपिटल्स बहुत अच्छी है, क्योंकि रबाडा और एनरिच जो है वो उनके टॉप के बॉलर है, और जब आपका गेंदबाज 150 से लेके 152 की रफ्तार से गेंद फेंकता हो तो वो घातक सिद्ध होता ही होता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ है कि एज ए रिप्लेसमेंट करके होल्डर आए टीम में, और आज की तारीख में उनकी मुख्य ताकत बन गए होल्डर फास्ट बॉलिंग में। राशिद खान का तो बात करने ही बेकार है उसके लिए, क्योंकि बल्लेबाजी नहीं समझ पा रहे उसको कि यार क्या फेंक रहा है ये, क्योंकि वो समझने क्या जाते हैं और गेंद क्या काम कर जाती है। तो ये राशिद तो वो अबूझ गेंदबाज है मेरे हिसाब से। तो गेंदबाजी उनकी भले ही मजबूत है दिल्ली कैपिटल्स की, लेकिन ये पार पा लेंगे आसानी से। सर आप क्या कहेंगे गेंदबाजी को लेकर? क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर गेंदबाजी लगभग मैं मानता हूँ कि समान है ताकत के लिहाज से। डेफिनेटली देखिए, फास्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो मैं एडवांटेज दिल्ली कैपिटल्स को देना चाहूंगा कि रबाडा बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। पिछले 3-4 मैचेस में रबाडा इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाए, उनको रन भी पड़े हैं। और एनरिच नोरतजे, नरेंद्र जी बोल रहे थे 50-52, उन्होंने 56 किलोमीटर की रफ्तार से भी बॉल फेंका डाले। तो क्या उसके हिसाब से मेरा ये मानना है कि, और स्पिन की अगर हम बात करेंगे तो स्पिन में मुझे थोड़ा सा एडवांटेज जो है वो सनराइजर हैदराबाद की तरफ लगता है, जबकि अश्विन बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट भी ले रहे हैं। पिछले मैच में भी उन्होंने 3 विकेट लिए। बट जो राशिद है वो एक अननोन टेरिटरी का बॉलर है जिसको आईपीएल में कोई भी बैट्समैन नहीं समझ पाया। हम एबी डिविलियर को एक बहुत ही शानदार बैट्समैन समझते हैं दुनिया का, और वो नहीं उसको समझ पाए। विराट कोहली बिल्कुल नतमस्तक रहे उनको। और उसके बाद में उनका एक और बॉलर है शाहनवाज हुसैन, उसने भी उसने भी पिछले 2 मैचेस में बहुत अच्छी बॉलिंग करी है।
तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि स्पिन डिपार्टमेंट में भी उनको एडवांटेज है। और जहां हम बैटिंग की बात करेंगे तो एक बैटिंग है जो कॉन्फिडेंट है सनराइजर हैदराबाद की, और एक है जो शेकी है जिसके कारण से पिछले 6 में से 5 मैच हार चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बैटिंग का बहुत बड़ा एडवांटेज है सनराइजर हैदराबाद को। कल अगर दिल्ली बैटिंग में परफॉर्म कर पाती है और एक कंसिस्टेंट, एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करती है तो ये मैच बहुत कॉम्पिटिटिव हो सकता है। सर फेवरेट टीम है आपकी, बता दीजिए फेवरेट टीम कल। सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद, और उसी को आप देखना चाहेंगे मतलब फाइनल में भी बिल्कुल, मुंबई के साथ? क्योंकि पिछले देखो लगातार 4 मैच जीते हैं, भले ही आखिरी मैच फाइट करके जीते, लेकिन जीते हैं बहुत अच्छे से। तो उन्होंने क्या है, एक टोन पकड़ लिया है कि यार अपने को जीतना है। और इन्होंने क्या है, इन्होंने ट्यून पकड़ी हुई है हारने की। तो ये हारने वाली ट्यून वर्सेस को, टोन। हाँ, ट्यून वर्सेस टोन होने वाला है कार्यक्रम ये। और जो पहले पकड़ लेगा वो मार देगा, और मेरे हिसाब से हैदराबाद के चांसेस ज्यादा है। सर ट्यून टोन नहीं, बिल्कुल ठीक है। उससे पहले मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहूंगा कि हम इसको बोल सकते हैं ड्रीम 11 आईपीएल 2020 लीग ट्रैकर, कि इसमें अभी तक मोटा माटा क्या हुआ है। अगर हम बात करेंगे कि पूरे रन कितने स्कोर हुए हैं तो 18,678 रन इसमें अभी तक स्कोर हुए हैं। टोटल विकेट की बात करेंगे तो 645 विकेट गिरी हैं। मोस्ट रन्स बाय एनी प्लेयर, जिसको हम ऑरेंज कैप होल्डर बोलते हैं, तो केएल राहुल ने 670 रन बनाए हैं। मोस्ट विकेट, जिसको हम पर्पल कैप होल्डर बोलते हैं, वो जसप्रीत बुमराह ने 27 लिए हैं। चौकों की बात करें तो 1520 चौके लगे हैं, और सिक्सेस की बात करेंगे तो 710 छक्के लगे हैं। उसके बाद एक फ्री हिट होती है नो बॉल के ऊपर, उसकी बात करेंगे तो 50 फ्री हिट भी इसमें लग चुके हैं। तो ये एक आईपीएल ट्रैकर था जो अभी मोटा माटी एक, जो हो सकता है कि दर्शकों को कुछ इंटरेस्ट है कि टोटल क्या हुआ है ऐसा। आपका पर्पल कैप होल्डर और ऑरेंज कैप होल्डर तो जानते ही हैं कि कौन कौन है, दोनों बार बार बोला भी जाता है, पर ये बाकी के आंकड़े जो थोड़े से मैंने सोचा क्यों ना आज आपसे शेयर कर लिया जाए। सर इसमें एक एडिशन मैं भी कर दूं आपको, फ्री हिट पे कल मोइन अली ऐसे बल्लेबाज रहे जो फ्री हिट पे रन आउट हुए, और जहां से स्टंप ताड़े हैं राशिद खान ने, तो वहां से तीनों स्टंप एक लाइन में थे, तो सिंगल स्टंप उड़ाया उसने। और दूसरी बात, एक एडिशन और की, जैसा सर ने चौके छक्कों की बात की, तो इकलौता ऐसा बैट्समैन है हार्दिक पांड्या जिसने आईपीएल में आज तक चौके कम और छक्के ज्यादा मारे हैं। उसके चौके 86 है और छक्के 94 है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। तो आप देखिए कि वो दुबली पतली काया जो है वो गेंद उड़ाने में कितनी उस्ताद है। बिना मसल के बॉल को मसल कर रख देते हैं। बिल्कुल 101%। उसके साथ नरेंद्र जी के साथ मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, आज की डेट में इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा सिक्सेस मारने वाला प्लेयर जो है वो ईशान किशन है। उन्होंने मैचेस बहुत कम खेले हैं, बट कंपैरेटिवली बाकी सबसे दो मैच कम खेले हैं दूसरे खिलाड़ियों के मुकाबले। 3 सिक्सेस अभी जो सेकंड उनके बाद में है वो 3 सिक्सेस उनसे कम है। तो ये तो कुछ आईपीएल ट्रैकर था। और अब जहां तक रहे कल के मैच का सवाल, मैंने कल भी मेरा एक एनालिसिस बताया था जो मुझे लग रहा था कि कल भी मैंने आपसे कहा था कि सनराइजर्स हैदराबाद जीतेगी, वो जीतने के बाद दिल्ली से खेलेगी, और दिल्ली से जीतने के बाद में वो फाइनल्स खेलेगी मुंबई के साथ। ऐसा मेरा आकलन था। मैंने कुछ प्लेयर्स की फॉर्म देख के, मोमेंटम देख के कि कैसा चल रहा है, क्यों चल रहा है। कल भी देखिए, अगर सनराइज हैदराबाद या कोई भी टीम होती तो उस समय वो फेल हो सकती थी, हार सकती थी, बट क्योंकि इतना डेप्थ है उनके प्लेयर में कि उन लोगों ने उसको बहुत इजीली मैनेज किया और रन रेट को चेक में रखा। लास्ट में लगभग 9 रन के एवरेज से उनको बनाने थे, और कहीं पे भी वो ऐसा लगा नहीं कि हजली बसलिंग हो रहा है या वो लोग घबरा रहे हैं या मारने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ईजी तरीके से उन्होंने प्लान किया। लास्ट ओवर में 10 रन चाहिए थे उनको, 2 चौके लगाए जैसन होल्डर ने, बहुत शानदार शॉट थे। और वो एक दिखाता है कि टीम कितनी मैच्योर है और अपने आप को कैसी प्लान कर रही है। यही चीजें मैटर करती हैं आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में। कल एक सेमीफाइनल है, वर्चुअल सेमीफाइनल है। मुझे लगता है कि सनराइजर्स हैदराबाद कल इस मैच को जीत के फाइनल्स में मुंबई के साथ। सर ने जैसे मैच्योरिटी की बात करी तो देखे कि आप मुंबई की टीम में कितनी मैच्योरिटी है कि पिछले मैच में रोहित शर्मा 0, पोलार्ड 0, और उसके बाद भी टीम 200 बना रही है। इसका मतलब ये क्या कि उनकी बल्लेबाजी में गहराई कितनी है कि कोई बात नहीं, चल तू आउट हो गया ना, मैं संभाल लूंगा। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, तू जा, तू नहीं कर पाया तो चल अगला कर लेगा। ये माहौल नहीं चलेगा। माहौल ये चलेगा जो अभी मुंबई ने मेंटेन करके रखा, और यही वजह है कि आज वो फाइनल में बैठी हुई। तो आकलन और आंकड़ों के आका आपको सलाम करते हुए इजाजत चाहूंगा और धन्यवाद दूंगा, और उसके साथ साथ सक्षम समीक्षक को भी मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ नरेंद्र सर। तो कुल मिलाकर बहुत शानदार जानकारियां यहाँ पर साझा की है, या कुल मिलाकर जो पूरे
टूर्नामेंट में क्या कुछ खास हुआ, और सर के शब्दों में कहूं तो मोटा माटी आंकड़ा किस तरह का रहा, वो हमने आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। और निश्चित तौर पर जिस तरह से आप हमारे शो को पसंद कर रहे हैं तो उसके लिए हम सभी आपके आभारी हैं, क्योंकि अब अंतिम चरणों में है ये पूरे सीजन के क्रिकेट मुकाबले। और अब कल जो मुकाबला होगा उसके बाद तय हो जाएगा कि आखिर उसी कौन सी टीम है जो मुंबई इंडियंस के सामने फाइनल मुकाबले में आमने सामने होगी, और तब तय हो जाएगा कि आखिर ये खिताब किसके नाम रहेगा। तो कल का इंतजार रहेगा, क्योंकि फाइनल की दूसरी टीम तय हो जाएगी। लेकिन तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और विश्वसनीयता के साथ हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि खबरों का सिलसिला DGRA न्यूज पर लगातार जारी है। नमस्कार।